Hello guys, welcome back to my channel. First of all, I'm very sorry that the regular current affairs are not being carried out. थोड़ा delay हो रहा है. There are few personal issues on my side. That is the reason. But I will make sure कि जो हमारे missed topics है that we would be discussing in the coming lecture. So आज मैं discuss करूँगी the news or the articles, editorials which were discussed in 18th of August. Okay, so let's begin. तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका बेसिकली काम क्या है? दिस लुक्स आफ्टर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसका प्रिजर्वेशन करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इस आर्टिकल में है क्या। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मेथड्स विच आर यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि इट इज़ टूडेज नीड in order to undertake the holistic and inclusive approach by Archaeological Survey of India in order to preserve the monuments. Okay, so अभी फिलहाल जो मेथड अपनाया गया है बाय दिस ASI, दिस कंटिन्यूज टू फॉलो द कॉलोनियल एरा कंजर्वेशन मेथड्स, दैट इज़ ऑफ आइसोलेटिंग, रिपेयरिंग एंड ब्यूटिफाइंग द मॉन्यूमेंट्स। ये मेथड जो फॉलो किया जा रहा है अभी, ये बहुत पुराना है। दिस वॉज just a minute, you will be able to see in the next slide. This was mentioned in the conservation manual in 1923 by John Marshalls, and this still influences the practices of ASI. This focuses basically on repairs, gardens, structural maintenance. मतलब एक आध स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर लिया, उसका मतलब कुछ टूटा हुआ हिस्सा है वो अगर रीबिल्ड कर लिया है, बस हो गई मेंटेनेंस। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग फॉलोड करंटली। आप सभी जानते हैं द ब्रिटिश ऑफिसर्स एट दैट टाइम, उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस बेसिकली पॉलिटिकल था और मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था। कैसे उनका जो ब्रिटिश राज था दैट वुड बी ईजियर, और कैसे वो ईजिली हम पे रूल कर पाए, ये ही उनका बस मोटिव रहता था इन ईच एंड एवरी स्टेप। Okay, then in 2014 there were few laws and policies, those were drafted, but still the ASI monuments remain neglected. बहुत सारे ऐसे ASI monuments हैं जो अभी भी neglected stage में है। You can also see that government has invited corporate adoption of monuments. इसका मतलब क्या है? जो CSR activities रहते हैं, under that government has invited this corporate adoption of monuments. Okay, just a minute, yeah. So ये जो तरीका अपनाया जा रहा है by ASI since long back, this needs to be changed. तो exactly अभी proposed new approach क्या है, this we will try to understand. Basically, writer talks about the lessons which we have learned from Gandhiji. First is conservation should improve the lives of communities around the monuments. For example, ये एक monument है, इसको सुधार दिया गया, बस हो गया, ऐसे नहीं। द कम्युनिटीज़ विच आर लिविंग बिसाइड्स द मोन्यूमेंट, उनकी भी लाइफ सुधारी जाए। दिस इज़ वॉट इज़ talked in this point. Next, monuments should be presented as testimonies of builders' skills, resilience and creativity. अभी यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी इंसाइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज अबाउट ट्रांसलेटर्स। जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? टू ट्रांसलेट वन टेक्स्ट इनटू अनदर टेक्स्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप करते हैं कोई भी टेक्स्ट की, तो क्या होता है, उनका उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, राइट? एंड ऑल्सो विथ टाइम वो जो लैंग्वेज है उसका इंटरप्रिटेशन भी चेंज होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ट्रांसलेटर्स टू टीच दैट द इंटरप्रिटेशन चेंज ओवर टाइम। सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट जो है, they should clearly make it visible. They should make us understand what is original versus what is restored. For example, अगर कोई monument है, इसका ये हिस्सा टूट टूट जाए तो क्या होता है, बाद में इसको ये रिस्टोर करते हैं, बट आफ्टर लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर डू वी अंडरस्टैंड कि क्या हो गया है? तो इट इज़
job of archaeologists to make us understand that what is original versus what is restored. Next is wildlife biologist. ये wildlife biologist क्या करते हैं exactly? They stress on ecosystem linkages. कोई भी ecosystem रहता है वो एक दूसरे के साथ लिंक रहता है, वहाँ पे जो भी फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक फैक्टर्स, दीज बोथ आर लिंक्ड. ठीक है, तो ये लिंकेजेस कौन एस्टैब्लिश करता है एंड हु रिकग्नाइजेस दिस लिंकेजेस? इट इज डन बाय वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट. सिमिलरली मॉन्यूमेंट्स शुड बी कंजर्व अलॉन्ग विद द वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स. मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व नहीं करना चाहिए वहाँ के. फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे वाटर बॉडी है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल. ताजमहल के बाजू में एज यू नो यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ताजमहल. तो नॉट ओनली प्रिजर्वेशन ऑफ ताजमहल बट इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर कि यमुना रिवर जो है दैट इज़ नॉट पोल्यूटेड. उसका जो भी क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी अच्छे से देखना चाहिए. वहाँ पे आजू बाजू अगर फॉरेस्ट है या फिर सेटलमेंट है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए. दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दिस पॉइंट. सो बेसिकली द मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन शुड नॉट बी इन आइसोलेशन बट इट शुड बी टेकन एज अ कंप्लीट इकोसिस्टम. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज mycologist. Mycologist कौन रहते हैं? Those are fungi scientists. So even the small forgotten structures like cisterns, walls, they can have community ecological and economic benefits. Next is economists. As we know what is the job of the economist, they are of the view that the value lies in function, not just in appearance. कोई चीज़ अच्छे से appear हुई है इसका मतलब वो useful है, ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर है, उसका वॉल पेंटिंग ख़राब हो गया है, उसके वॉल्स जो है वो रीपेंट किए, बस हो गई बात, ऐसे नहीं है. नेचुरल वेंटिलेशन अगर उसको है तो वो भी रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज प्रमोट क्रिएटिव यूज. एग्जाम्पल अगर इफ़ देर आर एनी सबमर्ज टेम्पल्स, वी कुड यूज दो सबमर्ज टेम्पल्स एज अंडर वाटर रिसर्च लैब्स. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो बेसिकली ये आर्टिकल में हम लोग ने जो डिस्कस किया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS1 पॉइंट ऑफ व्यू, जो हेरिटेज और कल्चर का हमारा सिलेबस का पॉइंट है, इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं. ऑल्सो एडिशनली यू कैन लिंक दिस टॉपिक विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़. यू कैन गो थ्रू द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. आई टेल यू. ओके, ये कौन से पार्ट में होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन से आर्टिकल में ये सारे मेंशन है, एंड जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल्सो प्लीज गो थ्रू दैट once. There was one committee which had recommended the inclusion of fundamental duties. Also mention the name of that committee down in the comment section. Okay, now let's move to the next topic. Okay, so as we know, अभी जो फिलहाल मुद्दा चल रहा है इन न्यूज़, दैट इज़ अबाउट यूक्रेन. रशिया यूक्रेन का जो वॉर चालू है उसके बारे में ये आर्टिकल है. अभी एज यू, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, वेरी रिसेंटली अलास्का में देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन. यूएस के जो प्रेसिडेंट है और रशिया के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में मीटिंग हुई. There was no final breakthrough, but yes, it definitely narrowed down the differences. अभी आपको पता है फोकस क्या रहा था? फोकस was about the Ukraine war. कोई solution तो नहीं मिला, but at least now the parties are ready to sit in front of each other and have talks. Okay. So why this matters? ये जो issue है ये इतना matter क्यों कर रहा है? That we will understand. आप सभी जानते हैं वर्ल्ड्स के वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर्स कौन है? वन इज़ यूएस एंड वन इज़ रशिया. तो इन दोनों के रिलेशन अगर स्टेबल है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू मेंटेन द ग्लोबल पीस. और इन दोनों के रिलेशन स्टेबल रहने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश पीस इन यूक्रेन. ओके, अगर यूक्रेन में पीस नहीं है तो रशिया और अमेरिका की टाइज इम्प्रूव हो नहीं सकते. Next is the different position. What are the views of different parties or the different stakeholders involved in this Ukraine war? ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यूक्रेन एंड यूरोप की. They want immediate ceasefire, and next is Russia wants a comprehensive peace deal. First we will understand ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है. अगर आप सुनते हो ceasefire और comprehensive peace deal, दोनों भी शांति की ही बात करते हैं, राइट? दिखने को ये सेम लग रहा है, बट देयर इज अ
there's difference in their meaning. सीज फायर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आर्मी चल के आ रही है, ठीक है, दिस इज द बॉर्डर, यहाँ से आर्मी चल के आ रही है. सीज फायर मतलब जहाँ तक है, जहाँ तक पहुँचे हो उधर रुक जाओ बस, नॉट टू डू एनीथिंग एल्स. एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील है, इसका मतलब क्या है, जो कुछ भी इशू है दैट शुड बी सॉल्व्ड कंप्लीटली, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील. सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर सीज फायर है that could be violated at any time by either of the parties. You must also be remembering the example of the Pahalgam attack which happened. तो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद there was a ceasefire that was decided between India and Pakistan, but as usual Pakistan violated the ceasefire. So basically what I wanted to tell from this point is ceasefire is easy to be violated as compared to comprehensive peace deal. So अभी रशिया को जो comprehensive peace deal चाहिए, उसमें क्या चाहिए exactly? Russia wants the recognition of territories that Russia has taken. Which territories? The territories of Ukraine, obviously, जो रशिया ने खुद के अंडर ले ली गई है. रशिया वांट्स दीज टेरिटरीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रशियन टेरिटरीज. ठीक है, वो टेरिटरीज कौन सी है वो मैं आपको लगे हाथ बता देती हूँ. बेसिकली रशिया वांट्स फुल कंट्रोल ऑफ डॉनबास, दैट इज डोनेस्क एंड लुहांस्क. ये जो ऊपर के दो हिस्से आप देख रहे हैं, इसके ऊपर रशिया इज ऑफ द व्यू कि वो कंट्रोल नहीं छोड़ेगा. इट मे विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दैट इज खार्किव. ये जो एरिया है इससे ये विड्रॉ कर सकता है, बट नॉट फ्रॉम दीज टू रीजन्स. ऑल्सो रशिया में अग्री टू फ्रीज द वॉर अलॉन्ग द सदर्न फ्रंटियर्स. ये जो सदर्न फ्रंटियर्स के दो स्टेट्स है, जापोरिज्जा, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज खेरसॉन. ये जो है इसके ऊपर का जो कंट्रोल है ये रशिया छोड़ने को तैयार है, एंड ऑल्सो ऑन खार्किव बट नॉट ऑन दीज टू रीजन्स. एंड यूक्रेन का स्टैंड क्या है? यूक्रेन कंप्लीटली रिफ्यूजेस टू गिव अप देयर ओन लैंड. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट. सो रिकग्निशन ऑफ टेरिटरीज विच रशिया हैज़ टेकन, ये आपको पॉइंट समझ में आया. नेक्स्ट इज यूक्रेन्स न्यूट्रलिटी. यूक्रेन्स न्यूट्रलिटी मतलब क्या? रशिया को चाहिए दैट यूक्रेन शुड मेंटेन इट्स न्यूट्रल स्टैंड. मतलब यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो. व्हाट इज नाटो? This was a very important organization which was formed after the Second World War ended. Basically जब भी नाटो और वार्सो पैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, जब भी ये स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द टाइम व्हेन वी कॉल्ड इट एज अ कोल्ड वॉर टाइम. कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है? टू कंट्रीज आर नॉट एट वॉर, बट ऐसे पोजिशन रहते हैं दोनों की कि भाई कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, तो वो टाइम पे जो यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज कॉल्ड एज नाटो, और द विच वॉज लुक्ड आफ्टर बाय यूएसएसआर दैट वाज वार्सो पैक्ट. ठीक है, बेसिकली ये पैक्ट्स थे. सो अभी क्या बोल रहा है रशिया? दैट यूक्रेन शुड मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, इट शुड नॉट ज्वाइन दिस नाटो. अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली यूएसए का इंटरफियरेंस और बढ़ जाएगा और रशिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. दैट इज़ द रीज़न. नेक्स्ट इज़ यूक्रेन्स डीमिलिटराइजेशन. अभी जो फिलहाल परिस्थिति है in Ukraine, obviously Ukraine has acquired a lot of power, like उनके पास weapons and all है. So अभी रशिया को चाहिए that Ukraine should demilitarize itself. Okay, so अभी ट्रम्प का स्टैंड क्या है इस पर्टिकुलर इशू पे? ट्रम्प इज ऑल्सो सपोर्टिंग रशियाज व्यू दैट डायरेक्ट पीस टॉक्स आर बेटर देन जस्ट अ सीज फायर. Okay, I hope you understood this slide. Moving ahead, so what are the challenges now? ओके, ये जो डील अभी हुए हैं ये कब वर्क करेंगी? वो तभी वर्क करेंगी जब यूक्रेन्स की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ गारंटेड. सिर्फ बिग पावर्स है, मतलब यूएसए और रशिया आप बात कर सकते हो, ये दोनों पावर्स सेटिस्फाइड है तभी यहाँ पे पीस मेंटेन रहेगा और चीज़ें सॉल्व होगी. ऐसे नहीं है. सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो हम लोग अभी कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं? ये जो अभी समिट हुआ है अलास्का में, इसकी वजह से बहुत पीस आया, या फिर दे केम टू अ कॉमन कंक्लूजन? इज इट सो? Definitely not. They did not come to a common conclusion, but yes, it opened up a diplomatic path. It is very important कि दो पार्टीज आमने सामने बैठ के एटलीस्ट बात करें. तो ये पॉइंट आ गया है आफ्टर this particular summit. Okay, I hope you understood today's session. If there are any doubts, please put down in the comment section. Thank you very much. Bye bye.